राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947 नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सशस्त्र चुनौती जिन क्रांति वीरों ने वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को दी और अपनी जान पर खेल गए, फांसी के तख्तों पर काला पानी की घोर नारकीय सजाएं, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं उसी दौर के अंदर दम तोड़ गए। मैं इस 190 वर्ष के समय के उन क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं, किनको जो अज्ञात हैं, जिनको कहीं भी इतिहास के अंदर थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिला और सचमुच में वास्तव में जिन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया, खेल के जान पर बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के वो क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं हैं जिनके कारण देश को आजादी मिली और अंग्रेज लोग भाग के जाने पर मजबूर हो गए। डिक्लेयर हो गया था चंद्रशेखर के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, जशपाल के द्वारा कि एक दिन एक घंटा, ये था तो एक स्ट्रेटेजी थी युद्ध की, एक दिन एक घंटा पूरे देश में बमों के कारखाने बन रहे हैं और उस एक घंटे के अंदर जहां अंग्रेज होंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा एक घंटे में। हाँ, महिलाओं को और बच्चों को, वो हमारी संस्कृति कहती है कि उनको हम सेफ पैसेज देंगे। उधर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज फंसे हुए थे। चलिए, ये कहानी बहुत लंबी है और कई बार मैं बोल चुका हूं, लेकिन आज उन्हीं अज्ञात बलिदानियों की, कुर्बान होने वालों की, महान हुतात्माओं की पंक्ति में एक नाम आज मैं जोड़ रहा हूं, श्री गोविंद राम वर्मा का। अभी श्री राम प्रसाद बिस्मिल के 9, श्री अशफाक उल्लाह खां के 3 एपिसोड, और आज हम याद करेंगे लीक से हट करके ककोरी कांड के अंदर संलिप्त जितने लोग थे, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उसको लीड किया था। यद्यपि उस क्रांतिकारी दल के जो थे वो सान्याल जी थे, लेकिन प्रमुख जो थे, लेकिन उस कहना चाहिए कि उस मोर्चे के, उस दिन के, उस कांड के जो प्रमुख थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, और अशफाक उल्लाह खां का भी बहुत बड़ा रोल था, 10 के 10 साथियों का बहुत बड़ा रोल था। उसके बारे में विस्तार से मैं कई एपिसोड्स के अंदर सभी क्रांतिकारियों को आपके सम्मुख ला चुका हूं। ये जरा हट करके, इनका उस ककोरी कांड के साथ कोई संबंध नहीं था। श्री गोविंद राम वर्मा की शादी हो चुकी थी और वे बहुत सुखी ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ, वे एक धनवान बाप के बेटे थे और स्वयं बहुत मिलनसार होने के कारण, धनी बाप के बेटे, मिलनसार, व्यवहार कुशल, इस कारण से समाज में उनको बहुत इज्जत थी, मान था, सम्मान था। हुआ क्या कि उन्हीं दिनों क्रांतिकारियों के साथ परिचय आ गया गोविंद राम वर्मा का। क्रांतिकारी पार्टी का वो सदस्य बन गए गोविंद राम वर्मा। उनका मित्र रोशन लाल मेहरा पहले से ही कुछ दिन पहले अपने पिताजी के घर से पैसे लेकर फरार हो गया था, इसी क्रांति के निमित्त। हाँ, रोशन लाल मेहरा, शंभूनाथ आजाद और गोविंद राम वर्मा ने मिलकर एक योजना बनाई। वो क्या थी
कि अपने इस क्रांतिकारी दल का, क्रांतिकारी विचारों का, संस्था का, मिशन का कुछ विस्तार दक्षिण भारत में भी किया जाए। तो इस कार्य के लिए मद्रास नगर को चुना गया। रोशनलाल मेहरा पिताजी की तिजोरी से 5,800 रुपये, उन दिनों बहुत होते थे भाई, 5,800 रुपये लेके फरार हो गए हुए थे। अब बारी थी गोविंदराम वर्मा की। उनको भी ये निर्देश था पार्टी की तरफ से कि वो अपने वहां आने से पहले घर से रुपए और जेवर वो लेके आए। ऐसा निर्देश था कि घर छोड़ के आओ और ये लेके आओ। उसके पिता अमृतसर के एक अच्छे, बहुत बड़े धनी व्यापारी थे, और चूंकि गोविंदराम मेहरा, रोशनलाल मेहरा, ये कांड हो चुका था, ये चर्चा हो चुकी थी कि उनका लड़का रोशनलाल मेहरा किसी बात का नाम लेकर के कि भाई वो अपने पिताजी की तिजोरी से पैसे लेके फरार हो गया है। अमृतसर के बाकी व्यापारी भी सतर्क हो गए थे पूरी तरह से, और उन्होंने अपनी अपनी तिजोरियां, अपने अपने जेबर, अपना खजाना, पैसा रखने की जगह सब इस प्रकार से बदल ली थी जो बच्चे को पता ना चले। थोड़ा बहुत पता तो चल ही रहा था कि हमारा बेटे भी उन दिनों नौजवान काफ़ी क्रांतिकारी घटनाओं में, गतिविधियों में संलिप्त हो रहे थे। ये सब पिता लोग सतर्क हो जाने के कारण गोविंदराम वर्मा, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, कोई सब प्रकार का प्रयास करने के बाद जब कोई नहीं चली, सफल नहीं हुए, तो उन्होंने बिना रुपए, बिना जेबर के मद्रास जाने का निर्णय ले लिया। गोविंदराम वर्मा सन 1933 में अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में एक दिन रात के 9 बजे अंतिम रूप से घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। उस दिन वो कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने लगे। अब हाथ में सामान होता तो पत्नी और भी बड़ा कुछ पूछती, अभी तो इतने पूछा कहां जा रहे हो। अब पत्नी ने पूछा है तो स्वाभाविक है, ये पति जब मार्केट में या घर से बाहर जाते हैं, दिन का समय हो, शाम को समय का हो, सुबह का हो, दोपहर का हो, तो कुछ फरमाइश तो छोटी मोटी होती है ना। तो पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा बस ये बाजार तक। तो बाजार से आती बार एक मोटी मलाई वाला दूध आज ले आना, और ये हलवाई की दुकान से ले आना। कोई उत्तर नहीं मिला। अब वो भारी मन से क्या झूठ बोलना नहीं चाहता था जाती बार, तो वो चुप करके हमेशा के लिए वहां से निकल गए गोविंदराम वर्मा। पत्नी प्रतीक्षा करती रही, देर रात तक नहीं लौटे, दूध नहीं आया। मद्रास पहुंचकर अपने साथियों के साथ मिल गए। हाँ, रोशनलाल मेहरा का धन भी इस क्रांतिकारी पार्टी के पास नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो धन रामविलास शर्मा के पास रखा था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। उपकमांड बैंक मद्रास का, अब ये सब लोग खाली थे, उसको लूटने का विचार आया। लड़ाई लड़नी है भाई, पैसा भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। तो मद्रास का वो बैंक लूट लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। क्रांतिकारियों ने बमों का निर्माण शुरू कर दिया।
बम परीक्षण की प्रक्रिया में रोशनलाल मेहरा बलिदान हो गए। गोविंद राम के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। दोनों अमृतसर के थे। बहुत बड़ा ये आघात था। हाँ, वे शंभूनाथ आजाद को के साथ मद्रास में अब क्रांतिकारी गतिविधियों में वो बहुत व्यस्त हो गए। आघात तो जो होना था सो हुआ, और उन्होंने एक कमरे का मकान लेकर के वो रह रहे थे। ये क्रांतिकारी लोग रोशनलाल मेहरा की मृत्यु, क्रांतिकारी गतिविधियां, रोशनलाल की मेहरा की मृत्यु और उसमें ये बम का, ये बैंक का लूट, इन कारणों से मद्रास की पुलिस जो थी वो एक्टिव हो गई और पुलिस अधीक्षक अधिक सतर्क होकर क्रांतिकारी खोज में लग गए। मद्रास में एक दिन अपने मकान में ये सब साथी बैठे हुए थे और बहुत जोर से कुंडी खटखटाई गई और मालकिन जो थी, मकान मालकिन, वो भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, आवाज दे रही थी, नीचे आओ, बाहर आओ। गोविंद राम वर्मा और शंभूनाथ, गोविंद राम वर्मा और शंभूनाथ ने क्या किया कि जल्दी से मकान का जो दरवाजे था, पास वाली सीखों वाली खिड़की थी, उसमें से झांक के देखा तो पता लग गया कि उस महिला के पीछे, मकान मालकिन के पीछे कुछ पुलिस वाले, सशस्त्र पुलिस वाले खड़े हैं। तो इनको लग गया कि भी अब तो मामला बड़ा क्लियर है, और वो ऊपर, दोनों ऊपर छत पर चढ़ गए। 2 मंजिला मकान था और पुलिस ने भी अपने आप को गैलरी से बाहर किया, क्योंकि ऊपर चढ़ करके वो गोलियां चलाने लग पड़े, गोविंद राम वर्मा और शंभूनाथ आजाद। हाँ, पास के मकानों में भी जाकर के पुलिस ने उनकी छतों पर से भी चलाने की कोशिश की, लेकिन ये सौभाग्य था इनका कि ये 2 मंजिला मकान सबसे ऊंचा था और साथ में 2.5 फुट की एक दीवार भी छत के ऊपर लगी हुई थी। अब बड़ा क्लियर था मामला, युद्ध शुरू हो चुका था। हीरालाल कपूर और इंदर सिंह मुनी, गोविंद राम वर्मा और शंभूनाथ आजाद तो ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस उन पर बरसा रही है। हीरालाल कपूर और इंदर सिंह मुनी अंदर कमरे में, दरवाजा तो बंद है, अपने कागजों को ठीक कर रहे हैं और बैंक से लूटे हुए रुपयों को और कागजों को जला रहे हैं कि ये सबूत ना मिल जाए कि बैंक हमने लूटा है। चलिए, ये सब करके ये लोग भी छत पर आ गए। बराबर गोलियां चलने लगी। हाँ, बैंक के लूटे नोटों का तो जो नुकसान होना था वो होना ही था, लेकिन अब तो सवाल जीवन का था। पुलिस ये मुकाबला कर ही रही थी और इधर से भी मुकाबला हो रहा था। पुलिस और क्रांतिकारियों में मुकाबला सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ। पुलिस
ने क्रांतिकारी दल के सामने उन पर और फायर करने के लिए पास के मकानों की छत पर जाकर के भी गोलियां चलानी उनको पड़ी, लेकिन छत ऊंची थी और 2.5 फुट की दीवार भी थी। इसी बीच में ये मुकाबला चल रहा था तो एक पुलिस का एक दल और इस पुलिस की सहायता के लिए आ गया। मुकाबला और भयानक हो गया। इसी बीच में एक मुहर्रम का जुलूस वहां से निकल रहा था। उसको रोक करके भी पुलिस ने उनको इंस्टिगेट किया, उकसाया कि देखो कुछ डाकू ना इस मकान को लूटने आए और हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। और लोगों को उकसाया तो लोग ईंट पत्थर, वाटर बोतल की सोडा वाटर की बोतलें, ये सब उनके ऊपर बरसाने लगे। कुछ देर के बाद ये सीन थम गया। लोग प्रतीक्षा करने लगे अब क्या होगा। शाम को 3 बजे एक पूरी बटालियन आर्मी की पुलिस की सहायता के लिए वहां आ गई। अब इन क्रांतिकारियों के साथ युद्ध तो चल रहा था। 5 बजे जब देखा क्रांतिकारियों ने कि हमारे पास लगभग कारतूस खत्म हो रहे हैं और एक बम ही बचा है, तो क्रांतिकारियों ने लकड़ी के साथ एक डंडे के साथ सफेद कपड़ा बांधकर सामने किया। उसका मतलब होता है कि सीज फायर, अब हम युद्ध नहीं करना चाहते। मतलब तो साफ था, उनको भी पता था, लेकिन पुलिस चाहती थी कि नहीं, अब हम ये नहीं देखेंगे, अब तो हम इनको जिंदा पकड़ेंगे और मुकाबला करेंगे और इनको मारेंगे या जिंदा पकड़ेंगे, कुछ और बातें पता करेंगे। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। पुलिस वालों को उस समय जो भी होगा उनका उसका ही निर्णय था कि नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे। जोरदार मुकाबला, कारतूस लगभग समाप्त हो चुके हैं, केवल एक बम बचा है, वो भी लकड़ी का, और वो सफेद कपड़े का भी सीन सारा हो गया है और मुकाबला तो होना ही था। क्रांतिकारी दूसरों की छतों पर उछल के कूद करके जाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही गोविंदराम वर्मा अपने रसोई घर के ऊपर से छत मार के कूद के नीचे आया तो पुलिस ने बहुत सारी गोलियां चला के उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। गर्म खून का फवारा फूट पड़ा जमीन के ऊपर और पुलिस वालों ने उसको घसीट कर एक चबूतरे पर लाके खड़ा कर दिया कि लोगों के अंदर दहशत खड़ी हो जाए और पुलिस बाकियों को ढूंढने में लग पड़ी। और ये क्रांतिकारी गोविंदराम वर्मा ये क्या बोल रहे थे, आखिरी श्वास थी, लेकिन बोल रहे थे, अब पुलिस भी नहीं थी यहाँ पर, पुलिस की नज़रों में तो वो मर चुका है। और ये किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये बोल रहा था, ये गोविंदराम वर्मा बोल रहे थे कि भाई हम डाकू नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं और मैं क्रांतिकारी हूं। जैसे मैं देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग कर रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों को भी इस देश के लिए करना चाहिए। मुकाबला करो अंग्रेजों के साथ। थोड़ी देर बाद पुलिस पार्टी उसे पकड़कर अस्पताल ले गई। वहां बहुत कुछ जानने की कोशिश की गई, ना अपने बारे में ना साथियों के बारे में गोविंदराम वर्मा ने कुछ भी नहीं बताया। 4 मई 1933 को सायंकाल के 7 बजे गोविंदराम वर्मा ने अपनी अंतिम सांस ली और हमेशा की नींद सो गए। अपनी पत्नी के लिए दूध तो वो नहीं ले जा सके, लेकिन मातृभूमि के लिए अपना खून अवश्य दे गए श्री गोविंदराम वर्मा। ऐसे कितने साथी, कितने वीर वीरांगनाएं, कितने नायक नायिकाएं
अनंत असीम। अरे 1500 तो इस काल के मैं दे चुका हूं आपके पास। अभी 190 वर्ष के इतिहास में भी अभी 1924 से 1942 का 18 ईयर्स का ले रहा हूं। इसी में मैं 150 के आसपास क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूं। इसमें श्री गोविंदराम वर्मा तो एक नाम है जिनकी आज हमने चर्चा की है। अरे इसी में कितने नाम हैं? घर से जाने वाले, छत पर मुकाबला करने वाले, पुलिस के हाथ नहीं आने वाले, पुलिस से लड़ने वाले, डाके में शामिल एक नहीं 4 लोग हैं। फिर वहाँ पर वो हीरालाल कपूर और इंदर मुनि जो हैं वो अंदर क्या कर रहे हैं, नीचे ऊपर पुलिस फायरिंग हो रही है। ये सब क्रांतिकारी तो थे भाई। कोई उस दिन गए, कोई उस दिन के बाद गए। क्रांतिवादी वीरों को तो आखिर जाना ही था जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका बलिदान ही लोगों के लिए गूंज बन सकता था। ये सोच करके क्रांतिकारी लोग अपना दायित्व निभा रहे थे। भारत मां के गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट जाने वाले ऐसे अनंत, असंख्य, अज्ञात, अल्प ज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और हमें बताया गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, नेहरू और गांधी ने लेके दी। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। चलिए, इस पर हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इन अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।